हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। हम लोग देख रहे हैं एमपी सिविल जज के लिए जीके की टेस्ट सीरीज पार्ट 3 है। एक प्लेलिस्ट बन गई है जीके फॉर एमपी सिविल जज 2022। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी पहले की तो देख लीजिए, और यह है 3rd वीडियो। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा एवं लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है। तो राज्यसभा और लोकसभा इनसे क्वेश्चन बनता है कि नेता विपक्ष कौन है। तो राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, और लोकसभा में है अधीर रंजन चौधरी। जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है और लोकसभा होता है लोअर हाउस यानी निम्न सदन। राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति होते हैं, और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। सभापति तो आपको पता है राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा के तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, या प्रोटेम स्पीकर पहली बार या कौन बने थे, और उपसभा जो डिप्टी स्पीकर कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किसकी पुस्तक है। ये काफ़ी न्यूज में थी, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो आपसे एमपी सिविल जज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि को बताइए कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश से हैं, ये विदिशा जिले से हैं, और इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब काफ़ी कम कर रहे हैं। जीके फॉर एमपी एडीपीओ की जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें काफ़ी सब्सक्रिप्शन मिला था। नेक्स्ट है बैटरी रेडी फॉर द 21st सेंचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। बैटरी रेडी फॉर द 21st सेंचुरी प्रसिद्ध पुस्तक है सीडीएस यानी पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। इनका जो यह शहीद हो गए थे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे पहले भारत के, तो जनरल बिपिन रावत। यह क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे। तो इनकी बुक पूछी जा सकती है बैटरी रेडी फॉर द 21st सेंचुरी। यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जनरल बिपिन रावत की। देखिए एमपी सिविल जज एग्जाम में एक आध बुक बनती है, यानी एक आध क्वेश्चन बन जाता है बुक से रिलेटेड। तो जो न्यूज़ में रहते हैं तो या जो कोई बुक फेमस हो तो उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे सोनू सूद की बुक पूछी जा सकती है, बराक ओबामा की बुक पूछी जा सकती है, या जो फेमस पर्सनैलिटी या बुक न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला है चिनूक, दूसरा है अपाचे और तीसरा है S-400। चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, S-400 एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल सही है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से खरीदा। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये भी बिल्कुल सही है, भारत ने अमेरिका से ये भी खरीदा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी बिल्कुल सही है, ये काफ़ी न्यूज़ में था। S-400 काफ़ी न्यूज़ में था, और S-400 तुर्की ने भी खरीदा था, उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे। भारत ने भी खरीदा, मांग चल रही है, यानी भारत में भी जल्द मिल जाएंगे, तो इसलिए काफ़ी अभी न्यूज़ में था। तो S-400 भारत ने कहाँ से खरीदा, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो S-400 भारत रूस से खरीद रहा है, और चिनूक और अपाचे ये कहाँ से खरीदे, तो ये अमेरिका से खरीदे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन काफ़ी सुर्खियों में था, इसका नया नाम रानी कमलापति के नाम पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। भारत में फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को, और मिल्खा सिंह का निधन हो गया था, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इनकी बुक पूछी जा सकती है, और यह पूछा जा सकता है कि इन्हें आखिरी बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला। गांधी शांति पुरस्कार काफ़ी फेमस था, और 2020 का यह मिला बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान को। यह क्वेश्चन भी बनता है कि बंगबंधु किसे कहते हैं। बंगबंधु कहते हैं शेख मुजीबर रहमान को, और यह बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश ने अभी स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष पूरे किए हैं, और अंडर-19 वर्ल्ड कप भी जीता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा था, तो इससे समझ में आया। यह इसलिए पूछा जा रहा था कि अभी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट काफ़ी न्यूज़ में था, चाहे वो भारत चीन का हो, जैसे LAC वाले क्वेश्चन बन रहे थे। इसका रीजन यह है कि जो भारत नेपाल सीमा विवाद हो या भारत चीन सीमा विवाद हो, काफ़ी न्यूज़ में थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे थे कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है, या भारत मैकमोहन रेखा किस देश के साथ साझा करता है। तो इसी टाइप में यह क्वेश्चन भी बनना था कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश अभी काफ़ी न्यूज़ में था। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हें एक पुरस्कार भी मिला था, और भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, इसलिए बांग्लादेश अभी काफ़ी न्यूज़ में है। उससे क्वेश्चन काफ़ी बनना है। तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान को। बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी ने भारत के गणतंत्र दिवस पर परेड में हिस्सा भी लिया था।
नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए, इनमें से कौन सा सत्य कथन सत्य है। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये दोनों ऑप्शन है। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार यह मिला है साइरस पूनावाला को। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है और वहाँ पर वैक्सीन वगैरह मैन्युफैक्चर होती हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये मिला था राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो ये दोनों सही हैं। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला और सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र भंडारी। तो पुरस्कार आपको पूरे जनरली नहीं पढ़ने हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। जैसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। अवार्ड से क्वेश्चन इस टाइप से बनते, देखो नोबेल प्राइज से एक आध क्वेश्चन बन रहा है अभी, आप कोई भी सिविल जज या कहीं का भी आप उठाकर देख लें APO एग्जाम। तो देखो जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके नोबेल प्राइज से, और अगर डिटेल में पूछना थोड़ा बहुत ऑस्कर के बन जाते हैं, दादा साहब फाल्के से बन जाते हैं, इस टाइप से अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं। पद्म पुरस्कार से भी बन जाते हैं, और डीप में पूछना हो तो 1-2 साल पुराने भारत रत्न पुरस्कार भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है 2021 में। नोबेल पुरस्कार 6 विभागों में दिया जाता है, यह 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 5 यानी एक ही जगह से दिए जाते हैं, नॉर्वे एक देश, जबकि एक जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, और बाकी दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार काफ़ी सुर्खियों में था, कारण यह था इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बाद में इसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो खेल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन भी काफ़ी बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया भी था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 ये जो पुरस्कार है यह 12 खिलाड़ियों को दिया गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट है अमेजन कंपनी के CEO कौन है। अमेजन कंपनी काफ़ी न्यूज़ में थी, इसके CEO हैं एंडी जेसी। इससे पहले इसके CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे, जेफ बेजोस। फिर उसके बाद अब एंडी जेसी बने हैं, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। और अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है प्राइवेसी पॉलिसी, ट्विटर भी न्यूज़ में चल रहा है, तो ट्विटर व्हाट्सएप इनके CEO कौन है थोड़ा बहुत आप यह भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार तीनों खेल से संबंधित हैं, खेल के क्षेत्र से। ये तीनों पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, चाहे एकलव्य पुरस्कार हो, विक्रम पुरस्कार हो और विश्वामित्र पुरस्कार हो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री गिरीश गौतम। श्री गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस ग्राम को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। तो ओरछा के ग्राम एक लाड़पुरा खास है, वहाँ पर उस ग्राम को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। यह यूनाइटेड नेशन ने दिया है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो UNWTO भी कहते हैं इसे, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अलग है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, WTO का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा जा सकता है, WTO के हेड कौन है और किस देश की हैं हेड, यह क्वेश्चन भी बन सकता है, पिछली वीडियो में बता दिया था। तो मध्य प्रदेश का यह ग्राम है ओरछा, मतलब ओरछा के पास है लाड़पुरा खास। तो इसे क्या मिला है, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। इसके अलावा देश में 2 और जगह मिला है, तो वो अपन को याद नहीं रखना है, MP सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही महत्वपूर्ण है कि ग्राम कौन सा है, लाड़पुरा खास। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है, ओरछा आता है निवाड़ी जिले में, ये न्यूज़ में है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए काफ़ी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान प्राप्त है, पहले स्थान पर। इसके अलावा हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तेंदुआ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सागौन और इसके अलावा बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दलहन तिलहन उत्पादन में MP का पहला स्थान है, चना उत्पादन में पहला स्थान है, सोयाबीन में है। तो एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस टाइप से आप प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट है 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में पहली बार मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, यह मनाया गया है और अब हर साल मनाया जाएगा, प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। तो ये मनाया गया था अभी पिछले महीने, तो बिरसा मुंडा की यह जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा की पहली बार मनाया गया, कब मनाया गया, 15 नवंबर को, प्रतिवर्ष अब मनाया जाएगा। नेक्स्ट है छठवां जल महोत्सव मध्य प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है या मनाया गया, यह क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मनाया गया है। तो छठवां जल महोत्सव खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू पर यह मनाया गया है जल महोत्सव।
नेक्स्ट है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की गई। तो जो नाम बदले जाते हैं वो क्वेश्चन उनसे बनते हैं, चाहे वो सरदार पटेल स्टेडियम उसका नाम बदला गया था, इसके अलावा जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने की घोषणा की गई, तो यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की गई, राजा शंकर शाह के नाम पर। नेक्स्ट है 2021 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। देखिए पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म विभूषण। यह क्वेश्चन ही बना था एसएससी एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो पद्म पुरस्कार देखो एक होता है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कौन से बनते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि बताइए सर पुरस्कार कौन कौन से पढ़े पद्म में भी। अब तो पद्म पुरस्कार जब तीनों जोड़ लेंगे तो बहुत हो जाएंगे, जैसे 7, 10 और 102 टोटल कितने हुए, तो 119 हो गए। लेकिन पूरे नहीं पढ़ना, जनरली जो पूछे जाते हैं वो पद्म विभूषण से पूछा जाता है, या मध्य प्रदेश के किसी को अगर कोई पुरस्कार मिला तो उससे बनता है। जैसे ये 7 पद्म विभूषण हैं, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। जैसे इन 7 में जापान के जैसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो टोटल 7 दिए गए देखो इस बार पद्म विभूषण, 10 दिए गए पद्म भूषण और 102 दिए गए पद्मश्री। लेकिन क्वेश्चन आपसे जनरली अगर बनेगा तो यही बनेगा कि टोटल कितने पुरस्कार दिए गए, तो 100 जो भी आप बता दें, 119 बता दें। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण कितने दिए गए, तो 7 दिए गए। कौन कौन से दिए गए, जैसे पूछ लेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे जो न्यूज़ में थे। जैसे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री वाला पूछा जा सकता है शिंजो आबे, और एसपी वाला सुब्रमण्यम वाला, या किसी मध्य प्रदेश के अगर किसी को मिला है तो जैसे अभी पद्मश्री मिला था भूरी भाई को, और जो पद्म भूषण भी मिला था अभी उनके लिए सुमित्रा महाजन को, तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है। उन्हें ताई भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश से हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा नहीं आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, तो असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। तो असम के नए मुख्यमंत्री भी बने थे अभी, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन बने हैं। नेक्स्ट है 2021 का ऑस्ट्रेलिया, हाँ, और नए जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे राज्य नहीं पढ़ना आपको, नए जो मुख्यमंत्री बने हैं 4-5 राज्यों के, नए जो राज्यपाल बने हैं बस वही अगर पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है जनरली तो। नेक्स्ट है 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन किसने जीता। देखिए ये टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस में 4 से ही क्वेश्चन बनते हैं, यही भी स्टूडेंट के मन में काफ़ी डाउट रहता है। 4 जनरली 4 वो ओपन होते हैं, उन्हें मैं याद कर बता रहा हूँ 1 मिनट। हाँ, ग्रैंड स्लैम उन्हें कहते हैं, ग्रैंड स्लैम, तो 4 होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो एक होता है देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन और एक और होता है यूएस ओपन। तो इन 4 ही से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार किसने जीता, या 2021 का फ्रेंच ओपन किसने जीता, या 2021 का विंबलडन ओपन किसने जीता। आप देख लीजिए पिछले ईयर के पेपर उठाकर किसी अन्य स्टेट की, चाहे आप पीएससी लेवल के उठा लें, एसएससी लेवल, एसएससी वाला सेंट्रल लेवल का देख लें, या स्टेट वाले कोई और देख लें, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो कोई भी वो पूछ सकते हैं, तो अपन को प्रिपेयर रखना है। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये अपना काम आसान हो गया क्योंकि एक ही व्यक्ति ने जीता, वो नोवाक जोकोविच ने तीनों पुरस्कार जीते, यानी मतलब तीनों ओपन इन्होंने जीते। कौन कौन से, सॉरी, तीनों ने जो वो जीते, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। अब कौन सा नहीं जीता, एक और होता है, वो होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जीता डेनियल मेदवेदेव ने, तो यह पूछा जा सकता है। इन 4 ही ओपन से क्वेश्चन बनते हैं जनरली। एक होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता होगा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया नाम है, फ्रेंच ओपन फ्रेंच में, विंबलडन यानी इंग्लैंड में, और जो यूएस ओपन यूएस यानी अमेरिका में। तो तीनों ये जीते किसने, नोवाक जोकोविच ने। एक होता है यूएस ओपन, तो यूएस ओपन, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा है, गलत है, आप सुधार लीजिए इसे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये यूएस ओपन है, यूएस यानी अमेरिका। अमेरिका यूएस ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, और ये रूस के हैं, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है चावल, गेहूं, कोयला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो चावल, गेहूं और कोयला, चावल, गेहूं, कोयला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, चीन का। कोयला अभी काफ़ी न्यूज़ में था, आप देख रहे होंगे, कोयला और बिजली काफ़ी न्यूज़ में रही अभी। तो चावल, गेहूं और कोयला तीनों उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। चीन अभी काफ़ी न्यूज़ में है, यह दूसरा देश बन गया जिसने मंगल ग्रह पर रोवर को उतार दिया है, चीन। नेक्स्ट है कहाँ आयोजित हुई है, यानी G7, G20 और ब्रिक्स। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का है, इसमें रूस शामिल नहीं है, क्वेश्चन बनता है। तो G7 का जो यह समिट है यूके में आयोजित हुआ है, यूके में एक शहर है कॉर्नवॉल, तो अपन को वो याद नहीं रखना है। जनरली G7
यानी ग्रुप ऑफ 7 यूके में आयोजित हुआ, और G20 कहाँ हुआ तो सऊदी अरेबिया में, लेकिन ये वर्चुअल था, यानी सऊदी अरेबिया ने इसकी सिर्फ अध्यक्षता की। इसके अलावा ब्रिक्स भी, ये भी वर्चुअल था और इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की। तो G7, G20 और ब्रिक्स। भारत G20 का मेंबर है, ब्रिक्स का है, भारत G7 का मेंबर नहीं है। यह क्वेश्चन भी बनता है, भारत G7 का मेंबर नहीं है, G20 का मेंबर है, ब्रिक्स का है, SCO का है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए GK फॉर MP सिविल जज की, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या थी। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, पिछली वीडियो में बता दिया था, आप कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट है असत्य कथन चुनिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट है 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस और 22 अप्रैल जल दिवस। तो देख लीजिए 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बिल्कुल सही है, 23 दिसंबर किसान दिवस बिल्कुल सही है और 16 दिसंबर विजय दिवस ये भी बिल्कुल सही है। 22 अप्रैल जल दिवस ये गलत है, 22 अप्रैल को जल दिवस नहीं मनाया जाता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, शायद MP ADPO वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। एक होता है देखो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों आप याद रख सकते हैं। 22 मार्च को सबसे पहले मनाया जाता है जल दिवस, फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो पहले आएगा जल, तो पहले आएगा 22 मार्च को जल, पहले जल आएगा फिर पृथ्वी आएगी, फिर जब तो जैव विविधता बनेगी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो भी मैं ऐसे याद रखता हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप ट्रिक से करें, याद करें, जैसा भी आप करें आप कर सकते हैं। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, पहले आएगा जल, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों पूछे भी जाते हैं काफ़ी एग्जाम में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से, तो ये आपको याद रखना। एक और पूछा जा रहा है आर्द्र भूमि दिवस वाला, तो 4-5 दिवस काफ़ी अभी न्यूज़ में पूछे जा रहे हैं। तो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बिल्कुल सही है, 23 दिसंबर किसान दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस और 22 अप्रैल जल दिवस गलत है। 22 अप्रैल जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। दिवस से एक आध क्वेश्चन आपका MP सिविल जज में आ सकता है, हर बार पूछा जाता है क्योंकि। नेक्स्ट है केन बेतवा क्यों चर्चा में थी। केन और बेतवा दो नदी है मध्य प्रदेश की, ये काफ़ी न्यूज़ में थी। केन बेतवा यह इसलिए इंटरलिंक प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में थी। तो केन और बेतवा दोनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं, इन्हें इंटरलिंक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है इंटरलिंक प्रोजेक्ट। बुंदेलखंड में भी काफ़ी न्यूज़ में था। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए, इनमें से कौन सा सत्य है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं, चंबल, बेतवा, काली सिंध, क्षिप्रा ये उत्तर दिशा में बहती हैं और बैनगंगा दक्षिण दिशा में। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती ये बता रहे हैं पश्चिम दिशा, नर्मदा और ताप्ती बिल्कुल सही है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा, नर्मदा और ताप्ती देखिए, ये ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है आप जाएंगे दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब बता रहे हैं नर्मदा नदी पश्चिम दिशा, यहाँ सही है। तो नर्मदा नदी किस साइड जाती है, इस साइड, तो ये पश्चिम दिशा में जा रही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों पश्चिम दिशा। इसके अलावा बता रहे हैं चंबल, बेतवा, काली सिंध, क्षिप्रा उत्तर, यानी ये उत्तर दिशा में। तो चंबल उत्तर दिशा बिल्कुल सही है, चंबल क्योंकि यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा भी उत्तर सही है बिल्कुल, यमुना नदी की सहायक नदी है। काली सिंध, क्षिप्रा जनरली चंबल की सहायक नदी है, ये भी उत्तर दिशा में। तो ये दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैनगंगा दक्षिण, बिल्कुल सही है। बैनगंगा मध्य प्रदेश की इकलौती नदी है, डायरेक्ट गोदावरी में यानी ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कान्हा और इसकी एक और नदी याद नहीं आ रहा है, पेंच, हाँ ये बैनगंगा नदी की सहायक नदी भी है, ये सिवनी जिले से निकलती है शायद। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, मंदार और दर्दी जलप्रपात किस नदी पर हैं। तो धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, मंदार और दर्दी, यह जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पिछली बार आपके MP सिविल जज एग्जाम में बन गया था क्वेश्चन कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, यानी किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बहती है, तो आपको पता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, मंदार और दर्दी, ये सब जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। इससे डैम भी पूछा जाता है, जैसे कि इंदिरा सागर डैम किस नदी पर है, इस टाइप से इससे पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, आप एक बार में कोरिलेट कर पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी नदी है तो इससे डैम और इस पर जो जलप्रपात हैं ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इसकी सहायक नदी, तो ये तीन चीज़ें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कान्हान और पेंच किस नदी की सहायक नदी है। अभी देखा था कान्हान और पेंच बैनगंगा नदी की सहायक नदी है। बैनगंगा मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है, दक्षिण दिशा की ओर जाती है और गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना
कितने राज्यों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश है, इसमें महाराष्ट्र है, इसमें राजस्थान है और इसमें गुजरात भी है। तो 4 राज्य इसमें हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश गुजरात से भी सीमा साझा करता है, राजस्थान से भी करता है, महाराष्ट्र से भी करता है। नेक्स्ट है, और मध्य प्रदेश टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश समुद्र से सीमा टच नहीं करता है, मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। नेक्स्ट है 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड, यानी 0 डिग्री को क्या कहते हैं? तो आपको 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन कभी कभार ये बन जाता है, तो आप देख लीजिए। ये जैसे अर्थ है एक नॉर्मल मान के चल रहे हैं, तो ये बीच में से निकाल ली गई, ये मान के चलिए ये 0 डिग्री, और इसके अलावा ऊपर होता है 23/1/2 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ। तो क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं इसलिए मैं एक बार में क्लियर कर देता हूँ। 0 डिग्री को क्या कहते हैं क्वेश्चन बनता है, ये क्या बनता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा, जो अपने मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और एक होता है नीचे, ये होता है मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया साइड से गुजरती है। इसलिए आप एक क्वेश्चन भी बनता था, आपने अगर छोटे में आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन बनता था कि क्या कारण है कि जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता था। तो ये नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ है इसे कहते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर है कर्क रेखा, फिर 0 डिग्री पर होता है भूमध्य रेखा, यानी सूर्य की यहाँ पर सीधी लंबवत किरणें पड़ती हैं, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्वेश्चन बन सकता है 0 डिग्री को क्या कहते हैं, तो इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री को, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सनबाज। पहले वैज्ञानिक आप कह सकते हैं जिन्होंने यह खोज की थी कि जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है चारों ओर। तो ऑप्शन में है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस और आइंस्टीन। तो इसमें न्यूटन ने तो वो अलग दिया था, लो आपको पता है। डाल्टन ने वो परमाणु कण वगैरह से रिलेटेड, कोपरनिकस और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हैं। तो इसका राइट आंसर कोपरनिकस तो जो पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि अर्थ है जो सन के चक्कर लगाती है, तो कोपरनिकस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो इक्वेटर 0 डिग्री बिल्कुल गलत है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसे जिसे कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ इसे मकर रेखा कहते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड ये सही है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं यानी जो वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, शायद क्षैतिज कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, मुझे इंग्लिश में पता है। जैसे इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड और इसे कहते हैं लैटिट्यूड। तो 180 डिग्री यानी ऐसे में 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासेस थ्रू, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो अभी देखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो किस राज्य से यानी किस देश से यह नहीं गुजरती है? पहले ये क्वेश्चन बनता था कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश किस राज्य से नहीं गुजरती है। 3 ऐसे दे देंगे जहाँ से गुजरती है, 1 दे देंगे जहाँ से नहीं गुजरती है। पहले ऐसा बनता था, अब ऐसा बनने लगा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती। ऑप्शन में देख लीजिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। तो देख लेते हैं, इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है क्योंकि मध्य प्रदेश से ही गुजरती। मध्य प्रदेश कितने जिले, पिछली वीडियो में बताया था ना 14 जिले, और भारत के 8 राज्य। बांग्लादेश से भी गुजरती है क्योंकि मैप देख लीजिए, मध्य प्रदेश जो भारत और बांग्लादेश साइड से गुजरती है। पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती, पाकिस्तान थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, और म्यांमार से भी गुजरती है। अब देख लीजिए भारत के पड़ोसी देशों से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़े इस वीडियो में देख लेते हैं। म्यांमार को भारत ने INS सिंधुवीर एक पनडुब्बी दी, INS सिंधुवीर पनडुब्बी दी, वैसे यहाँ पर आर्मी का शासन हो गया, यहाँ पर तख्ता पलट, ये क्वेश्चन न्यूज़ में है। और भारत म्यांमार से सीमा साझा करता है, कितने राज्य करते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पाकिस्तान से क्वेश्चन, जनरली पाकिस्तान ने एक तूफान का नामकरण किया था गुलाब। और बांग्लादेश अभी यहाँ पर आप पिछली वीडियो में देख लिया था बांग्लादेश का, तो यानी पिछले अभी पॉइंट में देख लिया था और पिछली वीडियो में भी देखा था, तो बांग्लादेश का भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है सीस्मोग्राफी इज द साइंस ऑफ, सीस्मोग्राफी इज द साइंस ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वोल्केनोस नहीं, इसका राइट आंसर है अर्थक्वेक। सीस्मोग्राफी साइंस है अर्थक्वेक की जो स्टडी की, तो ये है इसका राइट आंसर। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।